हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, मतलब नया नहीं, कुछ शासन से संबंधित। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है शासन के अंग, है ना। जो शासन होते हैं हमारे, आपने सुना होगा कि शासन जो है, शासन और प्रशासन जो है, उसमें आपने नाम सुने होंगे, शासन और प्रशासन। तो शासन क्या होता है? जो शासन पे जो शासन करते हैं, जैसे राजनेता, है ना। राजनेता जो है वो शासन में आते हैं, है ना। और जो प्रशासन, प्रशासन में क्या आते हैं? जो हमारे अधिकारी होते हैं वो प्रशासन में आते हैं, है ना। तो आज हम समझेंगे कि शासन के कितने अंग होते हैं, है ना। शासन के जो प्रमुख अंग है वो कौन कौन से होते हैं, और उनके अंदर, है ना, शासन के जो अंग होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं, उनके अंदर भी कौन कौन से अंग होते हैं, और वो क्या कार्य करते हैं। पहले तो समझते हैं कि शासन के अंग। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि शासन के मुख्यतः तीन अंग होते हैं, है ना। इसका पहला है कि पहला है कार्यपालिका, है ना। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, ये शासन के अंग कहलाते हैं, अंग, है ना। आपने सुना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुना दिया, है ना। और विधायिका में जो ये हुआ, है ना, हमारी संसद में ये हुआ, विधानमंडल में ये हुआ। तो ये आपने नाम सुने होंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, वो हम समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? तो कार्यपालिका जो है मुख्य रूप से, देखिए इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और क्या काम होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति, आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जो है वो हमारी कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। वैसे तो सबसे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे सर्वोच्च अधिकारी हैं, और हमारे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, है ना। क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद है। तो राष्ट्रपति क्या है? प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और कार्यपालिका में उनकी भूमिका क्या होती है? तो देखिए, कार्यपालिका में उनकी भूमिका केवल नाम मात्र की रहती है। नाम मात्र की कैसी? कि संवैधानिक पद है और वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जो एक्चुअल में जो शक्ति होती है या जो काम होता है, वो राष्ट्रपति ना करके उनके नाम से, है ना, उनके नाम से अन्य जो है मंत्रिपरिषद और प्रमुख रूप से मुख्य जो प्रधान होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और उन वही काम करते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ गए। राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र नाम मात्र या संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में होते हैं। ठीक है, उनके अधीन जो है उनके अधीन जो मंत्रिपरिषद है ना। वैसे मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति, है ना। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के नाम से ही मंत्रिपरिषद सारे काम करती है अपने। ठीक है, मंत्रिपरिषद में जो प्रधान होता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। वो महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री, आपने सुना होगा कि मोदी जी एक्चुअल पावर है और मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो एक्चुअल में पावर किसके पास है? मोदी जी के पास में, प्रधानमंत्री जी के पास में है ना। तो अब नीचे आते हैं तो क्या है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद अस्थायी एवं वास्तविक कार्यपालिका। अब इसे अस्थायी और वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहते हैं? तो देखिए, अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मंत्रिपरिषद है केवल 5 वर्ष के लिए होती है ना। जो डायरेक्ट चुनी जाती है जनता के द्वारा, तो केवल 5 वर्ष के लिए आती है, इसलिए इसे अस्थायी कह दिया। वास्तविक क्यों कहते हैं? तो वास्तविक कहने के पीछे ये तात्पर्य है, मतलब ये कहने का ये तर्क है, क्योंकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के ही पास में होती है। मंत्रिपरिषद और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के पास में, है ना। और जो कैबिनेट होता है हमारा, कैबिनेट के पास ही मुख्य शक्ति होती है सबसे ज़्यादा। और वही सारे जो देश के प्रमुख निर्णय है ना, विकास के जो प्रमुख निर्णय है वो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लिए जाते हैं। इसलिए ये वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। अस्थायी क्यों कहलाती है? क्योंकि 5 वर्ष के लिए होती है। हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं हमारे, है ना, लोकसभा के। तो वो आगे और समझेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या अंतर है, चुनाव कैसे होते हैं, ये सारी भी
चीज़ें आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये मंत्रिपरिषद अस्थायी और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, अब इसके नीचे आते हैं लोक सेवक। भाई लोक सेवक क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा कि लोक सेवक के सिविल जो ड्यूटीज होती हैं, लोक सेवकों की या ड्यूटीज होती हैं, तो आपने ये सुना होगा आईएएस और आईपीएस, है ना, और पीसीएस। ये नाम आपने सुने होंगे अक्सर अखबारों में। और जब पीसीएस और आईएएस के रिजल्ट आते हैं, यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो इनकी भर्ती करती है, और हर राज्य में जो संघ लोक सेवा आयोग है वो पीसीएस की भर्ती करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? लोक सेवक, है ना। लोक सेवक, ये लोक सेवक जो है वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत क्यों आते हैं? तो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी जो सेवाएं हैं वो स्थायी होती है ना। 5 वर्ष में ये चुने नहीं जाते इनकी, क्योंकि इनकी नियुक्ति होती है और ये सिलेक्ट होते हैं, है ना। परीक्षा, अगर इनकी परीक्षा ली जाती है और परीक्षाओं में ये पास होते हैं और तब जाके इनको नियुक्त किया जाता है। तो ये स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनकी वही परीक्षा के द्वारा आए हैं, ठीक है। तो ये स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कार्यपालिका का पूरी बॉडी। इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं और उनका क्या काम होता है ये देख लिया। काम क्या होता है इनका? वही शासन प्रशासन का। देखिए, जो मंत्री परिषद है वो तो क्या करते हैं कि आगे और देखेंगे डिटेल में हम। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मंत्री परिषद नियमों को बनाती है ना। मंत्री परिषद संसद में जाके नियम को बनाती हैं, नीतियाँ बनाती हैं, और लोक सेवक जो है उनको लागू करते हैं, है ना, जमीनी स्तर पर, है ना। जो लोगों के बीच में रहकर ये जमीनी स्तर पर काम करते हैं और जनता के बीच में रहकर ये नीतियों को लागू करते हैं। तो ऐसे ये कार्य करते हैं। अब आते हैं विधायिका, ठीक है। विधायिका क्या होती है ना, कैसे ये काम करती है, कैसे कौन कौन इसमें होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो विधायिका जो है, देखिए विधायिका को हम व्यवस्थापिका, विधानमंडल, है ना, दो नामों से भी, दो तीन नामों से जानते हैं। और इसको हम संसद कह देते हैं, है ना। विधायिका, जो हमारी विधायिका को क्या कहते हैं? हम संसद कहते हैं। आपने सुना होगा कि संसद में ये हो गया, है ना, संसद के सत्र चालू हो गए हैं। संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं वो भी देखेंगे, है ना। संसद के 3 सत्र होते हैं, है ना, तो वो भी समझेंगे आगे चल के। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो व्यवस्थापिका और विधानमंडल हर राज्य में होते हैं। विधानमंडल जहाँ विधान बनाए जाते हैं, ऐसा मंडल विधानमंडल कहलाता है। देखिए ठीक है, हमारे देश का विधानमंडल क्या है? संसद, है ना, संसद के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? तो देखिए विधानमंडल में या विधायिका में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, ये आते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है ना, उच्च सदन, उच्च सदन। और ये निम्न सदन, है ना, लोकसभा को निम्न सदन, निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो संसद में कौन कौन शामिल हो गए? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। अब इनसे ही मतलब क्यों बनती है? देखिए देखिए क्या होता है, जब भी संसद में, हमारे विधानमंडल में कोई विधान बनाया जाता है तो उस विधान का एक विधि रहती है कि भाई कैसे वो पारित होगा और कैसे वो लागू होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति से मंत्रिपरिषद, कोई भी ला सकता है, मंत्रिपरिषद के लोग लाएंगे तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। और यदि कोई प्राइवेट, है ना, अन्य मंत्रिपरिषद के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, अन्य सांसद जो है, चाहे वो विपक्ष का हो या किसी भी पार्टी का हो, यदि वो कोई विधान लाता है या नियम लाता है संसद में, तो वो भी ला सकता है, ठीक है। तो वो लाएगा तो तो वो सबसे पहले लोकसभा में आएगा, है ना, लोक राज्यसभा में भी आ सकता है, किसी एक सदन में आएगा, फिर उसमें पारित होने के बाद लोकसभा में आएगा, है ना। राज्यसभा लोकसभा दोनों के पारित होने के बाद फिर जाके वो राष्ट्रपति के पास जाता है। उनकी अनुमति के बाद ही जो कोई नियम है या कोई जो विधेयक होता है, जो विधेयक कहते हैं उसे, तो वो विधेयक जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, यानी उनके सिग्नेचर होने के बाद ही वो लागू होता है, ठीक है। इसलिए संसद जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है ना। सबसे पहले कोई भी उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो राज्यसभा या लोकसभा
में पारित होने के बाद, दोनों में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक, ठीक है। तो विधेयक पारित होने के बाद वो क्या कानून कहलाता है ना, बिल कहलाता, कानून बन जाएगा, ठीक है, तभी वो लागू होता है। इसलिए संसद में तीनों लोग शामिल होते हैं, तीनों संस्थाएं कहें, है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। अब शासन का तीसरा अंग है न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, देखिए आपने सुना होगा कि न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे फटकार लगा दी, इस राज्य को फटकार लगा दी, इस है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अक्सर न्यूज में बने रहते हैं। तो आप समझते हैं कि ये न्यायपालिका में कौन कौन से वो है ना न्यायालय आते हैं। तो सबसे पहले होता है सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसे कहते हैं, ये केंद्र स्तर पर होता है, दिल्ली में है। तो सबसे जो मतलब संघ में होता है, केंद्र से बड़ा न्यायालय जो हमारा है वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय, है ना, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय हर राज्य के स्तर पर होता है, ठीक है। हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है ना। देखिए उच्च न्यायालय होता है और इसके नीचे आता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जो जिला स्तर पर होता है। अब इनमें मतलब इसके एक क्रम बना हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी मामला जाता है तो सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में जाता है ना। फिर यहाँ पे यदि जो अपराधी है उसे ये नहीं लगता कि मुझे न्याय मिला है, ऐसा नहीं लगता, तो वो फिर जिला एवं सत्र न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि मुझे यहाँ से न्याय ऐसा उसे लगता है कि ऐसा मुझे न्याय नहीं मिला, तो वो अपील करेगा, उच्च न्यायालय में जाएगा। और उच्च न्यायालय में भी यदि उसे न्याय नहीं मिलता या उसे लगता है कि मुझे मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, ऐसा उसे लगता है, तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के का जो आदेश होगा या जो वो सुनाएगा आदेश, वो उसका प्रमुख होगा और वो उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि तीन स्तर पर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय संघ स्तर पर होता है, फिर राज्यों के अपने न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय, है ना, और फिर होते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय, जो जिला स्तर पर होते हैं। तो ये हायरार्की या क्रम जो है बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि शासन के अंग कैसे काम करते हैं, मतलब कौन कौन शासन के अंगों में मुख्य रूप से शामिल होते हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं कि देखिए शासन के मुख्यतः तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति जो कि नाममात्र संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद सारे काम उसी के नाम से करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि जो सरकार होती है वो राष्ट्रपति की होती है, जो भी चुना जाता है, ठीक है। फिर आते हैं मंत्रिपरिषद, जो कि अस्थायी एवं वास्तविक कार्यपालिका है। अस्थायी क्यों है, अस्थायी इसलिए है क्योंकि वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। वास्तविक इसलिए है क्योंकि वास्तविक पावर इन्हीं के हाथों में होती है, जो नीतियां बनाने हैं वो यहीं पे निर्णय लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यही निर्णय लेते हैं कि कौन सी नीतियां लागू होना है, कौन सी बनाना है। नीतियां ये बनाते हैं, लागू ये करते हैं लोक सेवक, है ना। लोक सेवक जो IAS IPS होते हैं, PCS होते हैं, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि ये स्थायी इनकी जॉब होती है, नियुक्त किया जाता है इनको, परीक्षाओं के द्वारा इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं विधायिका, व्यवस्थापिका, जो कि विधानमंडल है, वो हमारा संसद है, और इसमें कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसमें शामिल होते हैं। तीसरी आती है न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका भी तीसरा अंग है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो संघ एवं केंद्र स्तर पर होता है, उच्च न्यायालय जो हर राज्यों का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय जिला स्तर पर। ध्यान रखना कि किसी किसी जो छोटे राज्य हैं उनके एक ही न्यायालय है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें देखिए कि शासन के अंग कैसे होते हैं और कौन कौन उसके अंगों के अंदर आता है, क्या उनका काम होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।